कंसीडर किया 90 एस kg का है, तो व्हाट इज़ हिज हॉर्स पावर, उसका हॉर्स पावर क्या रहा होगा, सोचिए, कर लेंगे। वर्क डन निकालना पड़ेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द वर्क डन, उसके बाद पूछा था तो मैंने वो हटा दिया। वर्क डन जब तक निकालोगे नहीं तब तक तो पावर आएगा नहीं, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए वर्क डन पहले निकालो, और वर्क डन तुम्हें बताया गया है। हाँ, किसी स्लोप के अगेंस्ट वर्क डन निकाल सकते हो ना, जैसे वो साइकिल ऊपर चढ़ा रहा है भाई, ऐसे चल रहा है, ये ना चल रहा है आदमी ऊपर साइकिल लेके, तो हिल है और उसका स्लोप दिया है, तो स्लोप तुम्हें पता है, स्लोप इज़ 1/20 अगर बोल रहा है तो तुम्हें पता है ना क्या करना है इसको। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ना, ये किसका, 1/20, यही दिया है ना, बताया गया था। अब यहाँ से इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, साइन थीटा 1/20 गिवन है। उस आदमी का वेट जो है नीचे की तरफ कितना है, 98 kg। यहाँ से दो कोऑर्डिनेट बनाओ, मतलब इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ करो, यहाँ और यहाँ। अगर ध्यान से देखें तो ये थीटा होता है, तो ये 98 cos थीटा होगा, और ये कितना हो जाएगा, 98 साइन थीटा होगा। अब इसी फोर्स के अगेंस्ट, 98 साइन थीटा के अगेंस्ट ही तो ऊपर जा रहा है वो। अरे ऊपर जा रहा है ना, हिल अप कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, चढ़ाई कर रहा है, तो जहाँ जाहिर सी बात है इसी फोर्स के अगेंस्ट तो ऊपर जा रहा है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट कितना वो वर्क कर रहा है, निकाल लो भाई। उसकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी दिया है, कितना डिस्टेंस चल रहा है अभी हमें नहीं पता है, लॉन्ग द हिल द वेट ऑफ, उसने डिस्टेंस नहीं दिया, उसने वेलोसिटी दे दी है। तो ऐसा नहीं निकल सकता है सर, हम निकाल सकते हैं। पावर का एक फॉर्मूला होता है जिसमें फोर्स इंटू वी, एफ डॉट भी होता है क्या, तो बस वहाँ पे दिमाग पहुँचना चाहिए कि भाई भी वाला फार्मूला लगेगा। देखो क्या सॉल्व हो जाएगा, इतना हिंट दे दिया हूँ मैं आपको। फोर्स देख लो और भी आपको पता है। जल्दी बताओ, आया? क्यों भाई, आया? अरे अभी अब क्या लग रहा है इतना इसमें, डॉट देखो लगा है, बट डायरेक्शन की अगर हम बात नहीं करते हैं तो तुम्हें पता है कि ये पावर तुम्हारे इस फोर्स के अगेंस्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी इधर होगी और फोर्स भी वो इधर ही लगा रहा होगा, ना। और वो कितना लगाएगा, अगर उसे ऊपर जाना है तो अप्रॉक्स इसके इक्वल या इससे तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। ऊपर जाना है, अगर इससे कम होगा तब तो नीचे चलाएगा ना, तो इसके इक्वल रख लेते हैं और दोनों के बीच में ये हटा दो, कॉस थीटा और सर थीटा 0 हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है 1, देन पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ बी। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है सर, यहाँ पे गिवन है अच्छा ये 98 मत करना, 98 इंटू 10 भी होगा ना, एम जी, अरे एम जी होता है ना, तो 98 980 कॉस थीटा होगा, और ये केजी में दिया है तो केजी में ही हम केजी में लेते हैं, किलोमीटर पर हावर में ही दिया, चलो ठीक है, सब तो सही है। 98 ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स हो गया 980, और साइन थीटा की वैल्यू देखो दी है कितनी, 1/20, और इनटू में कितना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किलोमीटर पर हावर में है, तो रख दें यही कि चेंज करें। देखो चेंज करेंगे हम, ये जो वैल्यू रखते हैं ये किलोग्राम है, ये भी हमारा किलोमीटर है पर हावर है, तो ये तो सर एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये क्या होता है, ये केजी में ही रहता है, ये तो केजी में ही रहेगा ना, तो इसको चेंज नहीं करना है, चेंज इसको बस करना है। तो 6.4 किलोमीटर पर हावर है, मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों,
5/18 से बस रख के सॉल्व कर लो, यही आंसर हो जाएगा। अब ये जो आएगा ये सर उसमें नहीं आएगा, जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। और हमें किस में पूछा है? हॉर्स पावर पूछा है ना, तो जो भी आंसर आएगा उसको 746 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, बस मिल जाएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी तो करना यही है। अच्छा, अगर मैं इसमें देखो वर्क पूछ देता ना, वर्क पूछ देता तो तुम्हें टाइम ज़रूर देता मैं, कि कितने टाइम में मैंने आपसे वर्क पूछा है। अब इसमें मैंने केवल पावर पूछा है और मुझे वेलोसिटी दिखा, तो मैंने इसीलिए इस फॉर्मूले का सिलेक्शन किया। और अगर तुम वर्क निकालोगे ना, तो वर्क के लिए सर हमें टाइम इसलिए देना चाहिए उसको, क्योंकि हमें पता है वर्क डन होता कितना है, F.D होता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट तो पता है नहीं ना कितना जाएगा, तो भाई कितने समय में आप पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने में पूरा, यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन पूछ रहे हैं। तो टाइम गिवन होगा, वेलोसिटी दी गई है, स्पीड दी गई है, तभी तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं टाइम मेंशन होता, अगर वो वर्क डन पूछता तो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में एक पार्ट था ना, उस पार्ट में ये बात लिखी थी कि कहाँ गया, हाँ, ये लिखा था कि व्हाट वर्क पर मिनट इज़ ही डूइंग। तो अगर ये क्वेश्चन में पार्ट होता व्हाट इज़ वर्क डन पर मिनट इज़ डूइंग, ठीक है, पर मिनट कितना, तो टाइम दे दिया, वेलोसिटी तुम्हें पता है, तो क्या डिस्टेंस पता चल जाएगा ना कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल के यहाँ रख देना, फोर्स तुम्हें पता है किसी के अगेंस्ट चलना है, तो फोर्स तो यही रह जाएगा, वर्क डन अब मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए टाइम जरूर मेंशन करते हैं। चलिए ठीक है, नोट करना है इसको तो कर ही लिए होंगे। क्वेश्चन तो अब बहुत किए हैं, जो भी है अब एक ही बार इस पे हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा जब मतलब PYQ के। और अभी आज किसी तरह इसको जल्दी से पहले ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर। एक दिन समय लगेगा, PYQ में अगर 20-30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो बहुत है। सुनिए, हमें पढ़ना क्या है, अगला टॉपिक क्या बचा है इसमें, कोलिजन बचा है। ठीक है भाई, हेडिंग डालिएगा कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है? When two body, दो बॉडी क्या होगी, फिजिकली और अब इसमें थोड़ा सा बात समझना। When two bodies physically or not or physically strike together, ठीक है, दो बॉडी या तो फिजिकली टकरा गई और या तो फिजिकली नहीं टकराई, दोनों केस में कोलिजन होता है। जैसे अब कोलिजन का मतलब आपके लिए क्या है, कोलिजन का मतलब सर टकरा जाना, अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, टकराना, यही तो कोलिजन होता है। तो स्ट्राइक कर जाना मतलब एक बॉडी दूसरे पे जाके स्ट्राइक कर गई, लड़ गई, कुछ भी बोल सकते हो इस वर्ड में। तो केवल हमारे हिसाब से हम सोचते जो हैं, हमें यही लगता है कि कोई बॉडी जाके ऐसे टकरा गई तो उसमें कहीं ना कहीं फिजिकली ज़रूर कांटेक्ट में आई होगी, तभी तो लड़ी होगी। जैसे ये पेन है, इस बोर्ड से लड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ पेन बोर्ड से लड़ रहा है, तो लड़ कब सकता है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, यही तो होगा। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, व्हेन टू बॉडीज फिजिकली आर नॉट फिजिकली, मतलब फिजिकली तो कांटेक्ट में आ रहा है, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, बट ऐसा कब होगा कि कोई बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में ना आए और उसके बाद भी उसको कोलिजन कहा जाएगा? ऐसा कभी आपने देखा है? देखा है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ, देखो कहाँ पे दो बॉडी फिजिकली कोलाइड कर रही है अगर, तो इसका मतलब बस यही है, देखो m, अगर एक मास है m1 और ये अभी चल रहा है किसी वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से, अभी बस समझने के लिए हम बना रहे हैं, और एक सपोज दैट m2 रेस्ट पे है, तो क्या होगा, ये इसी के डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो एक समय बाद इससे जाके लड़ जाएगा, लड़ेगा, मतलब कुछ समय बाद जो फिगर बनेगा
क्या M1 और M2 फिजिकली क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आएंगे ना, और कांटेक्ट में आएंगे तो भाई ये अगर बहुत बड़ा है, अब ऐसे देखो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन मतलब इस पूरे टॉपिक में आपको बहुत चीज़ें एकदम दिमाग में रख के चलना है, मतलब एकदम सोचते हुए चलना है कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। सर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये भी चल रहा हो तो भी लड़ सकता है। जैसे मान लो एक बस ऐसे ज़रूरी है कि रुकी है तभी जाके कोई टकराता है, एक गाड़ी रुकी है तभी पीछे से कोई आके ठोकर मारता है, चलती गाड़ी में भी तो कोई ठोकर मार सकता है। वो पॉसिबल क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है चल रहा हो मगर वो u2 वेलोसिटी जो हो इसकी वो छोटी हो, और कौन बड़ा हो जाएगा, u1। तो कौन तेज़ी से आ रहा होगा, पहला वाला, और दूसरा वाला धीरे धीरे चल रहा होगा, तब तक पीछे से आके टक्कर लग गया। अब टक्कर लगा तो क्या हुआ, टक्कर लगने के बाद भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि सर किस टाइप का कोलिजन है, टाइप का कोलिजन क्या है, कैसे मटेरियल है ये, क्या ये सेम टाइप्स के मटेरियल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, तो वो कोलिजन के टाइप में जाएगा। बट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर हो सकता है कि दोनों चिपक के एक साथ चलने लगे, हो सकता है कि एक तेज़ी से भाग जाए एक धीरे धीरे जाने लगे, हो सकता है कि एक आगे वाला बहुत बड़ा ट्रक हो और पीछे वाला साइकिल हो, तो क्या हो सकता है, रुक जाएगा साइकिल वाला। ये भी तो हो सकता है ये बहुत बड़ी बॉडी हो और ये बहुत छोटा हो, तो इसमें जाके टक्कर मारेगा चलती ट्रक में तो क्या होगा, ट्रक आगे चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा, पीछे वाला रुक जाएगा, बट आगे वाला तो अपने उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, या थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेगा, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, अब वो हमें नहीं पता कि क्या हम कर सकते हैं इसमें, उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ना होगा। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब ये अभी आपको दिखा, पहली चीज़ कि कोई बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में कैसे आती है, तो ये तो ठीक है। अब सुनो, हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना कहीं तो पढ़ा ही होगा भाई, अभी पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में, बट आप तो पढ़े हो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला था, न्यूक्लियस का पता चला था। न्यूक्लियस हमने पता लगाया था, कौन किया था, रदरफोर्ड किए ना, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है। अब इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड लीव ली थी और उस गोल्ड लीव के ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था, बमबारी कराई थी उसके ऊपर, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस पर लगातार भेजे गए। तो क्या दिखा था, वो तो फिजिक्स में आगे हमें पढ़ना है, बट दिखा था कि कोई भी अगर गोल्ड लीव है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो अब यहाँ से अगर ये मान लो पूरा ये है गोल्ड लीव का पूरा स्ट्रक्चर एटम्स का ये है, तो इससे अल्फ़ा पार्टिकल्स जब जा रही थी तो अल्फ़ा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव होती है, 3 पार्टिकल्स अल्फ़ा बीटा गामा, ये तो आपको पता ही होगा। पॉजिटिव बीटा क्या होता है नेगेटिव, और गामा क्या होता है न्यूट्रल होता है, बट ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में चला जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, इस अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया। अब क्या हुआ, बहुत सारे इस पे अल्फ़ा पार्टिकल जब पड़े तो मान लो 1000, अब उसकी संख्या कुछ थी, उस 1000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ तक गया, और जाने के बाद से क्या यहीं से वापस आ गया, अपने ही पाथ से, जिस पाथ से गया है उसी पाथ से फिर क्या हो गया है, रिटर्न कर दिया है। देखो क्या टकराया हो, नहीं तो क्यों फिर मुड़ गया, याद होगा आपको इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है क्या रिपल्सन होगा, तो इसको भी तो कोलिजन ही कह सकते हैं, और बोलते भी हैं कोलिजन है। और ये डिस्टेंस भी तुम शायद फाइंड करते हो जिसको क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हो, क्लोजेस्ट कितना उसने गया, मतलब वो कितना अल्फा पार्टिकल वहाँ तक पहुँचा है, तो इसमें तो फिजिकली अटैच नहीं हुआ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आए तभी कोलिजन हो, फिजिकली अगर कांटेक्ट में नहीं भी आएगी तो भी कोलिजन हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाया। बट अब एक बार सोच के देखो, इस पे क्वेश्चन क्या तुम्हारा उतना पॉसिबल है बनना, नहीं सर, इसके लिए तो हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जो कि हमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई के अंदर जाना है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, कितना चला, स्पीड क्या है, रेडियस क्या है, वहाँ पे सब उसी के बारे में पढ़ना है। तो इस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर क्या फिजिकली कांटेक्ट वाले पे क्वेश्चन बनेगा, हाँ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ कोलिजन को डिवाइड करेंगे।
ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोलिजन को हम डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये तो बस तुम समझ ही गए हो कि क्या होता है टाइप्स ऑफ कोलिजन। यहाँ मेन हमें जानना है इसी के बारे में, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। सुनिए, कोलिजन के टाइप्स, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जो बनता है पेपर में, बहुत सारे ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन बनेंगे जो यहीं से बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ कोलिजन से जो पूछ रहा है क्या कंजर्व है, क्या नहीं कंजर्व है, टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, वो सारी चीज़ें। पहले एक चीज़ देखो, कोलिजन के टाइप तो बहुत सारे होंगे, वो अलग है, मगर हम मेनली अगर देखें तो दो तरह के कोलिजन में ही सारे कोलिजन्स को पढ़ते हैं। एक कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को वन डायमेंशनल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, 2D। ऑब्लिक है तो तुम्हें पता ही होगा, हेड ऑन एंड टूब्लिक। ऑब्लिक में 2D केस का चला जाएगा। तो इससे क्या मतलब है, जैसे अगर कोई बॉडी टकराती है तो मान लो ये पेन है और इस कैप से जाके टकरा रहा है, तो क्या होगा, ये मार्कर इस कैप से अगर टकरा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सीधे जाके टकराए तो या तो सीधे इसी के लाइन में आगे बढ़ जाएंगे दोनों, ये हो सकता है। अगर ऐसे वाई एक्सिस में है और ये जाके नीचे से टकरा रहा है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ऊपर चला जाए सीधे, यही तो होगा, वाई एक्सिस में ही आगे बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है कि टकराने के बाद से बॉडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करने लगती है तो वो कोलिजन क्या कहलाता है, हेड ऑन कोलिजन। 1D है तो जाहिर सी बात है या तो एक्स में चलेगा या तो वाई या तो जेड में, ठीक है। और ऑब्लिक कोलिजन होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब जैसे ये पेन है, टकराया इससे, तो टकराने के बाद से पॉसिबिलिटी है कि ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, क्या ये 2D हो जाएगा। ध्यान से अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि सर ये x में भी आगे बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है तो y में भी बढ़ रहा है, ये नीचे जा रहा है तो x में भी बढ़ रहा है, y में बढ़ रहा है, तो ऐसा कोलिजन क्या कहलाता है, ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसी में सारे आते हैं जितने, मगर ये टाइप्स एक्चुअल में नहीं है। हमें टाइप्स की बात करें तो टाइप में इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, इस टाइप के कोलिजन हमें पढ़ने होते हैं। मगर वो जितने भी कोलिजन होंगे वो पॉसिबल हैं कि या तो हेड ऑन हो सकते हैं या तो ऑब्लिक हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ही को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन सा कोलिजन लिखा जाए, पहला, ये टाइप्स नहीं है, ये इन्हीं के अंदर देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सबसे पहला कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, बस एक COLL लिखूंगा, समझ जाना कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन अगर है तो इलास्टिक कोलिजन में या तो हेड ऑन हो सकता है या तो क्या हो सकता है, ऑब्लिक। समझ रहे हो ना, इतनी बात, दोनों हो सकता है केस। अब हमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे इसमें से, जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो इलास्टिक कोलिजन सर क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं। सर इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी से टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, मोमेंटम कंजर्व हो, ठीक है। तीसरा, टोटल एनर्जी कंजर्व हो, और चौथा क्या, फोर्स इन्वॉल्व, जो फोर्स इन्वॉल्व होंगे वो किस नेचर के होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के होंगे, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी कोलिजन इलास्टिक होगा तो क्या क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, और फोर्स जो इन्वॉल्व होगा वो भी किसका होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। सर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल समझना, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब ग्लास बॉल,
टू ग्लास बॉल, क्या ग्लास बॉल दोनों सेम एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? ये अरे एक ग्लास बॉल दूसरे ग्लास बॉल से टकरा गया, उस टाइप में कोलिजन पता है क्या होता? कैसा कोलिजन है? जैसे तुम ऐसे सोचो, मान लो तुम कैरम खेल रहे हो, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, तो कैरम बोर्ड में मोस्टली स्ट्राइकर को देख लो और तुम्हारा जो क्वाइन है जिसको तुम उसमें जो भी चार वहाँ पे होल्स बने हैं उसमें तुम लेके उनको जाते हो, तो उस क्वाइंस की मतलब अगर देखो तो वो दोनों का एटम्स अलग अलग पार्टिकल्स का होता है। अब तुम क्या करते हो, स्ट्राइकर को जब मारते हो तो वो जाके किसी ब्लैक कलर, रेड कलर या किसी येलो कलर की क्वाइन पे लगता है। तो जब उस क्वाइन पे लगता है तो क्या होता है, क्या उस टाइम में कोलिजन हमारा इलास्टिक होता है? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे स्ट्राइकर अलग एटॉमिक पार्टिकल्स है और वो जिस पे हम मारे हैं, स्ट्राइक किए हैं, वो अलग पार्टिकल्स का बना है। बट अगर दोनों बॉल सेम होते, दोनों बॉल अगर सेम होते और उस केस में अगर मतलब ये दोनों स्ट्राइकर भी और क्वाइन भी सेम होता, तो अगर वो हम उसको मारते और जाके उससे जब वो टकराता तो क्या दोनों के बीच में एटॉमिक पार्टिकल सेम हैं, तो कैसा कोलिजन बन जाता? इलास्टिक बन जाता। समझ रहे हो इतनी बात? बस यही होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होने चाहिए, जैसे अगर सेम टाइप्स के मटेरियल्स आपस में टकराएं। बट इसमें ये चीज़ें आपको इतना याद रखना है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या होता है? अभी इसमें एक एक करके पढ़ेंगे इनको, बट अभी पहले जान लें। इलास्टिक हो गया, इनइलास्टिक बताइएगा। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? हाँ, पार्टिकल्स डिफरेंट होगा। इसमें आओ, पहले एक एक लाइन इसी से रिलेट करो। बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख देते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। लॉस मतलब टकराने के बाद से जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी, तभी तो लॉस हो रहा है। बट क्या मोमेंटम? नहीं, मोमेंटम सर कंजर्व होता है। मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। मोमेंटम हमेशा कंजर्व। टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अब सर टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व हो गई? काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया और कैसे आप कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व है? तो क्या होगा? ऐसा क्या होगा? सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो लॉस हुआ है ना, वही लिख रहा हूँ। सम पार्ट ऑफ एनर्जी चेंज इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एक्सेट्रा। समझ रहे हो? जब कोई बॉडी टकराएगी यहाँ पे तो क्या हुआ? लड़ा तो आवाज़ आ रहा है, तो कुछ एनर्जी किस में चेंज हो गई है? या तो साउंड में या तो हीट में, ऐसे किसी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसीलिए एनर्जी, टोटल एनर्जी अभी भी क्या रहेगा? कंजर्व। अच्छा, इसमें फोर्स जो इन्वॉल्व होंगे या तो सब नॉन कंजर्वेटिव हो या कुछ नॉन कंजर्वेटिव। एकदम पूरा नॉन कंजर्वेटिव जरूरी नहीं है। फोर्स इन्वॉल्व इन दिस कोलिजन, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फोर्स इन्वॉल्व in this collision क्या? sum of conservative और नॉन कंजर्वेटिव। कुछ कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव, या सब नॉन कंजर्वेटिव। मगर ऐसा नहीं कह सकते कि सब कंजर्वेटिव हो। पूरा कंजर्वेटिव अगर हो गया तब तो कैसा कोलिजन हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ कंजर्वेटिव आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कुछ कंजर्वेटिव होंगे या कुछ नॉन कंजर्वेटिव। तो सम ऑफ कंजर्वेटिव बस लिखो, नॉन कंजर्वेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ कंजर्वेटिव हैं तो कुछ क्या रहे होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये और नहीं लिख सकते, और ऐसे लिख सकते हैं, ऑल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव। समझे? या तो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव होंगे। अब आएंगे हम तीसरे कोलिजन पे, थर्ड। इलास्टिक हो गया, इनइलास्टिक हो गया। अब
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थर्ड है। क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? when one body collide या one body stick on another after collision। समझे वो क्या बोल रहा है? when one body stick on another after collision, एक बॉडी दूसरे बॉडी लड़ी और लड़ने के बाद से चिपकी रह गई, उससे अलग नहीं हो पाई, ऐसा कोलिजन क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जैसे ये पेन है और ये मार्कर का ये कैप और ये मार्कर, जब ये ऐसे सपोज दैट ये रेस्ट पे हो और ये आ रहा है और जब इससे टकराया तो क्या हुआ, इसी में ये बॉडी स्टिक हो गई और आगे फिर इसी की वेलोसिटी से बढ़ने लगी, तो क्या ऐसा कोलिजन हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा सर, इसमें एग्जाम्पल आपने नहीं लिखा है, क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो कोलिजन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक पार्टिकल्स लिख सकते हो ना। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कोलिजन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक, ये बात याद रखना। इसमें आओ, अब डिफरेंट एटॉमिक में कुछ भी हो सकता है, जैसे कार का साइकिल में, कैरम बोर्ड का क्वाइन हो गया, कुछ भी जितने भी मोस्टली टाइप के कोलिजन होंगे वो इन इलास्टिक में ही होंगे। ठीक है, इन इलास्टिक ही ज़्यादा हमें पढ़ना होता है। और परफेक्टली इलास्टिक में हमने बताया कि व्हेन वन बॉडी इज स्टिक ऑन अनदर आफ्टर द कोलिजन, मतलब एक वेलोसिटी m1 है, ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, एक m2 है और ये सपोज दैट रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में टकराएं, m1 m2 दोनों आपस में टकराएं और टकराने के बाद से दोनों आपस में क्या हो गए? चिपक गए और किस वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगे? v1 वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगे। समझ गए? तो ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? बिफोर कोलिजन। और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन बॉडी चिपक गई है ना, यही तो लिखा गया है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बॉडी चिपक गई है। और ये कोलिजन का टाइम है, जिस टाइम इंटरवल में कोलिजन हो रहा है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है सर? मोमेंटम कंजर्व होगा, अभी भी मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस यही इतनी जाननी है इसमें। मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम। अभी ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बस अभी समझा रहे हैं कि पेपर में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखा कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो इसका मतलब इन इलास्टिक में है। और अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा कि सर क्यों बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसे फिगर में देख लो, मान लो मैं 50 की स्पीड से जा रहा था, आगे कोई गाड़ी खड़ी है, मैं उससे टकराया, तो टकराने के बाद से क्या मेरी स्पीड अब 50 से पार जाएगी? नहीं, कम ही तो होगी ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो जाहिर सी बात है, वेलोसिटी घटी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? घटेगा ही। तो इसमें पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि मेरी वेलोसिटी घटना तय है, घटेगी ही। क्योंकि कोई बॉडी, जैसे मान लो एक गाड़ी जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी मान लो कोई गाड़ी जा रहा है, और मैंने एक मिट्टी उठाया, गीला मिट्टी, और चला के मार दिया उसी पे, तो क्या होगा? गीला मिट्टी जाके उसी पे चिपक जाएगा। तो गीला मिट्टी जब फेंका था तो क्या वो गाड़ी की स्पीड से जा रहा था? ट्रैक्टर टाली तो बहुत जाएगा 10 की स्पीड से, मगर मैंने जो चला के मारा वो 50-100 की स्पीड से गया। बट जाके जब उस पर चिपका तो क्या वो ट्रैक्टर की स्पीड से ही जाने लगा क्या? तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस इसमें ज़्यादा दिखता है, बट इसमें उतना नहीं होता है। लॉस होता है बट उतना नहीं, क्योंकि इसमें बॉडी स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है। अब चिपकेगी नहीं तो जाहिर सी बात है भाई, उतना नहीं होगा। चल रही है गाड़ी, पीछे से आके कोई टक्कर मारा, अब टक्कर मारा तो क्या होगा? अब लॉस तो होगा
मगर पहले के कंपैरिजन में जितना इसमें हो गया उतना नहीं, क्योंकि अभी ये अलग वेलोसिटी से जाएगी, ये अलग वेलोसिटी से जाएगी। हो सकता है आगे वाला जो पहले वाली गाड़ी है मैं धीरे धीरे चल रही है और पीछे से 100 की स्पीड में कोई गाड़ी आके इसको टक्कर मार दी, क्या ये आगे वाला बहुत तेज़ी से भाग जाएगा और पीछे वाला धीरे धीरे अब चलने लगेगा। तो इसमें लॉस थोड़ा कम दिखा बट उसमें कहीं ज़्यादा दिखाई दिया। ठीक है, नोट कर लिए हो, हटाएं। कुछ एक और बताना है, चौथा सुपर इलास्टिक कोलिजन। फिर उसके बाद से इनमें टाइप्स में आते हैं, 1D 2D में एक एक करके पढ़ते हैं, 2 ही 3 पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं। नोट कर लो पहले, फटाक से करो, जल्दी करो, जितना हुआ है उतना एक साइड से मिटाएं हम। सुपर इलास्टिक में तो थोड़ा सा ही लिखना है, चलो नोट कर दे रहे हैं, पहले नोट कर लो इतना। कहाँ पे? अनदर आफ्टर कोलिजन, अनदर बॉडी भी लिख सकते हो। और ये स्टिक है, व्हेन वन बॉडी स्टिक ऑन अनदर, चिपक गई। यहाँ लिख लो सुपर इलास्टिक, ख़त्म करो इसको भी। बताओ सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? पता है, ऐसा कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस आफ्टर कोलिजन। यही एक ऐसा कोलिजन है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बहुत रेयर केस में ऐसे कोलिजन मिलते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ के ब्रस्ट होने पे होता है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कहीं पे आपने बम गिरा दिया तो क्या होगा, कहीं आप टायर फट गया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पता है, वहाँ के उस एटॉमिक पार्टिकल्स जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी, जैसे अब एटम बम गिरेगा तो देखो एक बम है इतना बड़ा, उसका मास है m, जब ये गिरेगा तो क्या छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा? अब क्या छोटा छोटा पार्ट ऐसे आराम से जाएगा? नहीं, बम गिरता है तो सेकेंडों में सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है सेकेंडों में तबाह क्यों हुई, क्योंकि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं इसमें से जो निकले हैं, जो उसके अंदर भरा गया है छर्रा जो भी गोली बोल लो, वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से निकले हैं। और जब बाहर निकले हैं तो कम से कम 200-400 की स्पीड से बाहर निकले हैं। तो जब इतनी स्पीड से निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी घटती नहीं है, लॉस नहीं होती है, कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल इसका। तो एग्जाम्पल में मैंने बोला ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फूटना, बम ब्लास्टिंग। ठीक है, ब्रस्टिंग ऑफ टायर, कुछ भी लिख सकते हो। हटा दें इधर का। तो पहला कौन सा पढ़ा आपने, इलास्टिक। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहला कोलिजन यही पढ़ना है। अब हमें सारे इसमें से पढ़ने नहीं है, देखो हमें कुछ पढ़ने हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, और उसके 1D और 2D दोनों फॉर्म को पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है हेड ऑन कोलिजन, ऐसे लिख लो। पहला इलास्टिक पढ़े हो ना, तो इलास्टिक कोलिजन और ब्रैकेट में लिख लो हेड ऑन, मतलब ये 1D है ना, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में कौन सा है, हेड ऑन। बनाते हैं फिगर, थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज दैट एक मास है m1, u1 वेलोसिटी से चल रहा है,
एक को छोटा बनाते हैं। एक मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों चल रहे हैं u1 और u2 से, दोनों टकराएं, यहाँ पे दोनों टकरा गए, ठीक है। m1 m2 टकराने के बाद से दोनों अलग हुए, अब अलग हो गए। एक के पास वेलोसिटी क्या आ गई और एक के पास कितनी आ गई, v2, ठीक है। अब तुम सोचो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक बार सोच के देखो क्या तुमसे पूछा जा सकता है इसमें। लड़ने के बाद से वेलोसिटी क्या रही हो, ये हो गया था ना भाई, लड़ने के बाद से क्या वेलोसिटी रही होगी, क्या यही पूछा जाएगा ना। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा कि अगर कोलिजन इलास्टिक है और हेड ऑन है तो कोई बॉडी जब टकराने के बाद से उसका कोलिजन वेलोसिटी कितनी रही होगी, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, ठीक है। तो चलिए हम वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे इसमें। आप बस एक बार ध्यान से देखिए क्या करना है, आपने जो पढ़ा है उसी चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। सबसे पहला चीज़ आपने पढ़ा है सर, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, इलास्टिक है ना तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व। तो चलिए पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताइए पहले m1u1 कैसे लिखा जाएगा इसको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा, जो मोमेंटम पहले था वो मोमेंटम बाद में भी रहेगा। तो सर पहले मोमेंटम देखिए आप, बिफोर कोलिजन तो ये है ना, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, हो गया इतना। अच्छा अब सर ऐसा करते हैं, v1 को इधर लेके आ जाते हैं, m1u1 माइनस m1v1, समझ रहे हो, इज इक्वल टू सर इसको इधर भेज देते हैं, m2v2 माइनस m2, यही होगा ना। सही है, u1 v1 और u2 v2 थोड़ा सा गलत लगेगा अभी क्योंकि हम, अच्छा चलो ठीक है, अभी एक इक्वेशन बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा गलत है कि सही है। हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो m1 क्या कर लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा u1 माइनस v1, m2 कॉमन ले लेंगे तो अब पहले का और दूसरे का ऐसे निकल के आ रहा है, कोई बहुत मतलब ही नहीं है इसका, कोई मतलब दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में आओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्यों भाई यही होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। m1u1 m2u2 इनिशियल हो गया, m1v1 m2v2 फाइनल हो गया, सब में 1/2 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सब में 1/2 तो कैंसल हो जाएगा। बट इसमें हम ऐसे सॉल्व करें, अगर हम चाहते हैं ना कि इससे इससे और इक्वेशन बनता जाए, क्योंकि हमारे पास अननोन क्वांटिटी दो हैं, दो ही तो अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन सा, v1 और v2, तो इक्वेशन भी कम से कम तो दो होने चाहिए ना, तो दो इक्वेशन बनेंगे तभी तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी। तो पहला इक्वेशन हमने बनाया है, बट अभी देखते हैं यूज़ हो पाएगा कि नहीं। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो क्या होगा, m1u1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या ये हम v1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। देखो भाई ये m1 कॉमन हो गया इसमें और इसमें से, 1/2 कट गया, m1 कॉमन हो गया, ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सर इसी तरह m2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर और ये इधर आएगा ना,
तो माइनस U2², ये होगा। दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें, फर्स्ट या सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो लिखो पहले ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, तो क्या डिवाइड करेंगे, तो इधर m1 से m1 कट जाएगा और इधर m2 से m2 कट जाएगा। तो इधर कितना होगा सर, ऊपर होगा U1² माइनस और नीचे कितना होगा, और सर इधर देखिए कितना होगा, ये देखिए V2² माइनस U2², थोड़ा ध्यान देना V और U में, ये V है, V2² माइनस U2², और ये नीचे कितना होगा V2 माइनस U2, यही होगा ना। अब इसमें देखो स्क्वायर है, तो A² माइनस B², क्या A प्लस B A माइनस B होगा, क्या A माइनस B से A माइनस B कट जाएगा, तो एक्चुअल में बचेगा कितना U1 प्लस, और यहाँ देखो ये भी कट गया, तो क्या बचेगा V2 प्लस U2 बचेगा ना। अच्छा सर, अब ये एक इक्वेशन बना है, इक्वेशन नंबर 3, या तो इसको थर्ड मानो या एक स्टेप और आगे चलो। सर हम U2 को इधर ले लें और V1 को उधर भेज दें, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, U1 माइनस U2 इधर आ गया तो कितना होगा U2, और इस V1 को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ क्या है वो जो लिखा है वो क्या है, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, क्या ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो अच्छा एक ऐसे लिखता हूँ मैं VAB, तो क्या VA माइनस VB लिखा जाता है, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस बन रहा है, क्या समझ रहे हो, 1 माइनस 2 रिलेटिव वेलोसिटी है ना ये, तो रिलेटिव वेलोसिटी कब का है, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, और ये भी तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये बना हमारे पास एक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस कोलिजन में ऐसा बनता है कि रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ है ना, इसको हम अप्रोच भी कह सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जरूरी नहीं कि मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन यही वर्ड यूज करें, इसको क्या है, ये लड़ने की अभी कोशिश कर रहा है ना, तो क्या ये अप्रोच है, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसका होगा, अप्रोच का, कोलिजन के अप्रोच का, और ये रिलेटिव वेलोसिटी किसका होगा, सेपरेशन का, लड़ने के बाद का है, जब लड़ के अलग हो गए हैं तो सेपरेट हुए हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन। क्लियर है इतनी बात। अब सर इससे क्या फ़ायदा होगा, चलो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, हमें तो अभी भी कुछ नहीं ऐसा दिखाई दिया, क्योंकि हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये आया है। सर इसमें U1 पता है, U2 पता है, मगर देखिए दो अननोन क्वांटिटी है, दिख रहा है, तो सर कैसे निकलेगा, दो अननोन क्वांटिटी और एक ही इक्वेशन मिला है। अब सुनो क्या करना है, उस इक्वेशन से तुम V2 की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, V2 की, और उस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में कहीं पे भी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे कहीं पुट करोगे। दो इक्वेशन दिख रहे हैं ना तुम्हें, मैं अब पूरा उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, जो भी होगा फॉर्मूला मैं देख के अभी लिख दे रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला। बट एक बात बताओ, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, यहाँ दो अननोन क्वांटिटी है, या तो तुम्हें V2 पूछेगा या V1, दोनों, तो दोनों अगर नहीं पता है तो एक इक्वेशन से तो निकलेगा नहीं, तो तुमने ये दो इक्वेशन मेन बनाए हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ किससे, लीनियर मोमेंटम, और एक कंजर्वेशन ऑफ क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, या हम ऐसे इसको लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। इस काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन में जो तुम्हारा इक्वेशन बना है ये वाला बना है। अब या तो इसमें तुम V1 की जगह पे या V2 की जगह पे V2 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये इधर आके कितना हो जाएगा,
लिख लो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस में V1। क्या ये वैल्यू उठा के तुम पुट कर सकते हो? देखो यहाँ पे यही दिख रहा है V2, पुट किया जाए। जब पुट करेंगे तो क्या एक लंबा सा इक्वेशन बनेगा। अब उसमें कितनी अननोन क्वांटिटी होगी जो इक्वेशन बनेगा, सोचो सर। M1 है, U1 है B1 है, ठीक है, M2 है, ठीक है सर। V2 की जगह पे तो यही पुट करना है U1 U2 और V1, ठीक है। तो V1 ही तो अभी यहाँ भी था और V1 यहाँ भी आ गया और फिर माइनस में क्या है U2। तो जाहिर सी बात है बस एक ही अननोन क्वांटिटी बच रही है, कौन सी? V1, क्योंकि इधर का तो सब दिया है तुम्हें। M1 दिया है, M2 दिया है, U1 दिया है, U2 दिया है, समझ गए हो? तो तुम्हें बस क्या निकालना था V1, तो V1 निकालना था तो V2 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया। अगर मान लो तुम्हें V2 अब मिल गया है, तो V2 मिल गया है तो उठा के इसी वैल्यू को क्या इस इक्वेशन में पुट कर दें। अगर उठा के इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या V2 जब यहाँ पुट किया जाएगा तो हमने अभी क्या निकाला था यहाँ से? V1 ही तो निकाला था। तो V1 जब निकाला था तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो क्या V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो या V1 इसी में पुट कर दो, इसी में जो V1 तुमने निकाला है उस V1 की वैल्यू को यहीं पे पुट कर दो। जैसे यहाँ पे V1 पुट करोगे U1 U2 तुम्हें पता है, अपने आप V2 मिल जाएगा। तो दो अननोन क्वांटिटी होगी, इन्हीं दो को निकालना होगा। पूरा इसका डेरिवेशन करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। बस मेन खेल यही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए दोनों का, एक बार V1 के लिए और एक बार किसके लिए? V2 के लिए। दोनों के लिए फॉर्मूला बस लिख लो। बस एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला इसका बड़ा है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक अगर ये जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना V1 M1 M2, एक गलत होगा तो पूरा आंसर गलत आने लगेगा। देखो सुनो, V1 इज इक्वल टू आ रहा है M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ऐसे लिखना पूरे ब्रैकेट में, U1 प्लस 2M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू U2, ये V1 है, ठीक। अब अगर इसी को मैंने बोला ना, इसी को बस याद रखना है। कैसे है सर ये? तो देखिए दोनों के नीचे तो M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 है, ये तो ठीक है। M1 माइनस M2 इसमें रहेगा और इसमें M1 माइनस M2 हो गया। ये 2 वाला है तो ऊपर बस याद रखो 2 वाला ही रहेगा। कौन सा? M2 मास, बट 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, ये V1 मिल गया। V2 में क्या करोगे? इसके सुपर स्क्रिप्ट जो नीचे लिखे हैं, जो सबस्क्रिप्ट हैं, इनको बदल दीजिए। तो M1 की जगह कौन ले लेगा? M2, और 2 की जगह कौन ले लेगा? 1। अरे 1 की जगह 2 और 2 की जगह कौन जाएगा? 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M2 प्लस M1, ये तो वही बात है सर। U1 की जगह कौन ले लेगा? U2 प्लस 2, M2 की जगह पे M1 अपॉन 1 की जगह पे 2, तो ये तो वही बात होगा। और U1 यहाँ हो जाएगा ना, ये बन जाएगा V2 और ये बन जाएगा V1। बस एक याद रखो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। बस वैल्यूज़ उसमें चेंज करनी है आपको। जहाँ पे ये वैल्यूज़ दिख रही है 1 वहाँ 2, जहाँ 2 दिख रही है वहाँ 1। हर चीज़ में U1 में भी 2 हो गया, U2 में U1 हो गया। बस ये मेन फार्मूला है V1 V2 का, नोट कर लो इसको। बाकी हम आगे चलेंगे, इसमें यही है और कुछ नहीं। V1 V2 ये दो अननोन क्वांटिटी थी, इन्हीं को निकालना है। आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से आया? अब तो कर लोगे ना इतना। अब तुम सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा कैसे आ जाएगा, वैल्यू पुट करे होंगे तो आ जाएगा भाई। इसी में ना पुट करना है आपको, यही तो इक्वेशन दिख रहा है। तो M1 आएगा ही, M2 आएगा ही, U1 आएगा ही सर, U2 आएगा ही, वही लिखा है। एक पुट करके दिखा दें।
अगर आपको ऐसा लग रहा है डर तो मैं पुट करके एक दिखा दे रहा हूँ, बस मैथ्स का ही खेल है। m1 को छोड़ दो, चलो m1 u1 देखना ध्यान से किस में पुट कर रहा हूँ। अब एक बार देख लो, m1 और v1 को भी नहीं पुट करना है सर, v2 पुट करना है, इज इक्वल टू ये कितना है m2 और यहाँ पे सर आ गया v2, आ गया ना m2 इंटू v2, और v2 की जगह पे क्या पुट करना है u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है, और m2 इंटू माइनस में क्या है m2 इंटू u2, यही है ना। चलो अब देखो थोड़ा ध्यान से, इसको पहले अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और आसान हो जाए। m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस में m2 v1 माइनस m2 u2, यही है। यहाँ है m1 u1, यहाँ है m2 u1, दिख रहा है, दोनों में u1 दिख रहा है, और देखो आंसर में u1 और u2 ही तो कॉमन है, तो जाहिर सी बात है u1 वाले को इधर भेज दें, तो भेजो, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा m1 और सर ये माइनस में क्या हो जाएगा m2, और क्या कॉमन लिया जाए इससे, सर u1 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे देखिए m2 v1 है और यहाँ m1 v1 है, क्या इधर भेज दें, इसको भेजें तो कितना हो जाएगा, अरे ये देखो क्या क्या ख़त्म हो गया, ये और ये हो गया, इसको इधर भेजोगे तो इज इक्वल टू साइन लगा लो, यहाँ पे है m2 v1 और यहाँ है, तो इधर आएगा तो प्लस ही होगा ना, तो क्या m1 प्लस m2 और क्या कॉमन ले लें v1, क्लियर है। अच्छा ये ख़त्म हो गया और ये हो गया सर, अभी ये दो बचे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2m2 कॉमन क्या लेना सर, ये तो जुड़ जाएंगे, अरे m2 u2 माइनस 2m2 u2 हो जाएगा, क्लियर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है v1, तो इसको इधर छोड़ के क्या इसको इधर भेज दें, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा m1 माइनस m2 u1, क्लियर, प्लस में 2m2 u2 इज इक्वल टू क्या इसकी वैल्यू में v1 है ना, इसी से निकालना है, तो v1 को बस छोड़ दीजिए और नीचे क्या भेज दीजिए m1 प्लस m2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्या वही आ रहा है जो यहाँ लिखा है, चेक कर लो, देख लो, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1 प्लस प्लस 2m2, यस 2m2, u2 भी है u2 है, m1 प्लस m2 वही तो आ रहा है v1 के, v1 मिल गया तो v2 अपने आप मिल जाएगा सर। आपने यहाँ पे v2 निकाल के सॉल्व किया है, अब अगर इसी इक्वेशन से v1 निकाल के सॉल्व करते तो क्या ये आ जाता, बस यही कहानी है। तो इसीलिए अब उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे जितने नीचे 1 2 थे उनको इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। चलिए नोट हो गया इधर का। अब केस बना ले, क्या इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं, सोच के देखो तुम्हारे हिसाब से, जैसे पेपर में पता है क्या केसेस उसमें बना के दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कुछ स्पेशल केसेस में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। चलो आओ पहला केस यहीं बनाते हैं, ये आया ना v1, चलो यहाँ ये इधर का मिटा दूँ ये, या इधर का मिटाऊँ, क्योंकि हमें बस इन्हीं से मतलब है। ये नोट हो गया है, सुनिए मेन फॉर्मूला ये है, केसेस में देखेंगे इफ m1 और m2 बोथ आर इक्वल, दोनों सेम मास के हैं, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को m ले सकते हैं। बताओ v1 की वैल्यू, अब यहीं से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m1 और m2 अगर सेम है तो क्या कट जाएंगे, क्या 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो ध्यान से m1 m2 सेम है तो m 2m हो जाएगा, 2m और ऊपर भी कितना है 2m, अरे m2 भी m ही हो गया है, तो 2m से 2m कट गया तो ओनली क्या बचेगा u2, मतलब v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी,
U2 के इक्वल आ जाएगी। और इसमें अब आओ, M1 M2 के इक्वल करोगे तो क्या ये फिर कट जाएगा? अरे M माइनस M जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो। अच्छा, तो इसमें क्या 2M और नीचे भी 2M कट गया, तो केवल क्या बचेगा? U1। मतलब V2 किसके इक्वल हो गया? U1। देख रहे हो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी U1 थी और एक U2 थी, जब ये लड़े तो लड़ने के बाद इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। मतलब जिसकी वेलोसिटी V1 है वो किसकी वेलोसिटी ले ली है? U2, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ले ली है। और जो वेलोसिटी V2 से चल रहा है उसने पहले वाली की वेलोसिटी ले ली है। समझ रहे हो? तो यहाँ से वेलोसिटी का क्या हो गया? इंटरचेंज। वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, पहला ये हो गया। अब क्या कर सकते हो? केस नंबर 2। तुम दुनिया भर के केस बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप केसेस बनाओ ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख दो। चलो, सपोज दैट सेकेंड बॉडी एट अ रेस्ट। बताओ अब क्या होगा? तो U क्या हो जाएगा? कौन सा U? U2 जीरो होगा तो दोनों इधर के टर्म जीरो हो जाएंगे, ये वाले। तो V1 कितना होगा? M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू में U1। समझ रहे हो? U2 क्या है? जीरो, बट मास सेम है नहीं। अभी ऐसा भी कर सकते हैं कि U2 जीरो है, मास सेम रहे, ये भी हो सकता है, वो भी एक केस है। अब बताओ V2 कितना होगा? तो V2 में सर तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि U2 जीरो पे है, तो केवल ये बचेगा। तो ये बचेगा तो कितना होगा? 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये 1 है, इंटू में U1। यही होगा ना? ठीक है। सपोज दैट अगर हम यही ऊपर वाला ही केस कंसिडर करें, मतलब U2 को जीरो रखें और मासेस दोनों के क्या कर दें? सेम कर दें। अब कहानी थोड़ा देखो क्या होगा, फील करो इस चीज़ को। अगर U2 जीरो है तब तो ये दोनों पॉसिबल हैं, आएंगे। अब दूसरे केस में चलते हैं, M1 M2 को भी सेम कर देते हैं। तो सर M1 M2 सेम होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब V1 भी क्या हो गया? और V2 जीरो होगा? नहीं सर, U2 तो उसमें जीरो हो गया है, U2 तो जीरो हो गया है, तो ये बचा। अब इसमें M1 M2 सेम करेंगे तो ये 2M कट जाएगा, तो ओनली क्या आएगा? समझे हो? ऐसे समझो, दोनों बॉडी का मास सेम दिख नहीं रहा है, बट दोनों बॉडी का मास सेम है, ठीक। और इसमें मैंने बोला एक बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा? ये वाला। अब ये चलते हुए आया, इससे टकराया, टकराने के बाद से दोनों अलग हुए। जब दोनों अलग हुए तो क्या हुआ? पहले वाले की इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। मगर दूसरे वाले की वेलोसिटी, ये जो खड़ा था, जो भी ट्रक ट्रैक्टर जो भी था, ये जो खड़ा था उसकी वेलोसिटी क्या हुई? क्या जितने वेलोसिटी से ये आ रहा था इनिशियली, क्या उसने इसको गेन कर लिया? क्या अब ये भागने लगा U1 वेलोसिटी से? मतलब V2 के पास U1 आ गया और जो लड़ा वो रुक गया वहीं पे। समझे हो? जो लड़ा वहीं पे रुक गया। जैसे स्ट्राइकर है आपका, कैरम बोर्ड में जो आप खेल रहे हो, तो स्ट्राइकर मारते हो तो क्या स्ट्राइकर बहुत तेज भाग जाता है? क्वाइन पे लगता है तो क्वाइन आगे जाती है, स्ट्राइकर वहीं का वहीं रह जाता है। अगर धीरे से आप क्वाइन मार रहे हो तो स्ट्राइकर वहीं रह जाएगा और उसकी वेलोसिटी कौन ले लेता है? जो क्वाइन था उसने ले लिया, ठीक है। तो ये सेम केस। अब इसमें तमाम केसेस बना सकते हो, मैं बोल रहा हूँ बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें जो जैसे भी बोलेगा वैसे आप कर सकते हो। मेन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए, नोट कर लो उसको। चलिए अभी नोट कर लो इसको। हम इलास्टिक कोलिजन तो पढ़ लिए हेड ऑन का, इलास्टिक 2D भी पढ़ लें,
ज़्यादा कुछ नहीं, इक्वेशन बना बना के बस छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा। हमें पता है फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फॉर्मूला आप अभी याद रखोगे भूल जाओगे, जब क्वेश्चन करोगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बनाओगे। नोट कर लिया? इलास्टिक कोलिजन, इसमें ऑब्लिक लिखना, ऑब्लिक मतलब 2D का, उसमें कुछ नहीं, बस इक्वेशन बना के छोड़ देना और कुछ नहीं करूँगा मैं, मिटा दूँ ये हेडिंग है। इलास्टिक कोलिजन 2D, ऑब्लिक बोल सकते हो, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन पूरा, इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक अभी भी है, इलास्टिक है तो क्या रहेगा? वही जो अभी पहले सर हुआ है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी और मोमेंटम भी क्या रहेगा, जाहिर सी बात है दोनों सेम रहेंगे, कंजर्व। तो बनाते हैं फिगर, फिगर बनाने में अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये 2D का है तो वो तो फिगर अब रहेगा नहीं, फिगर चेंज होगा। एक बॉडी है m1, ठीक है, जो कि u1 वेलोसिटी से आ रही है, ओके, और एक वेलोसिटी है m2। अब इसकी वेलोसिटी को हम रेस्ट पे मानते हैं, इसको कहाँ मानते हैं? रेस्ट पे। ये जब टकराई तो थोड़ा सा एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि ये है सर एक्स एक्सिस, ये जब इससे टकराई जो रेस्ट पे था तो इसको भेज दी इधर, आ गया m1 यहाँ और m2 आ गए यहाँ। क्या यही 2D है? 2D में ही तो होगा। अब जरूरी नहीं कि फिगर में हम ऐसे बनाए तो ऐसे जाए, कोई हो सकता है एकदम 90 डिग्री से ऊपर चला जाए, हो सकता है कोई थोड़ा सा तिरछा जाए और कोई बहुत ज़्यादा तिरछा घूम जाए, बस समझना है आपको कॉन्सेप्ट। तो सर ये क्या हुआ, ये हॉरिजेंटल वाली लाइन से कितना ऊपर चली गई और ये भी कितना ऊपर चली गई, मतलब नीचे आ गई, थीटा, दोनों थीटा थीटा एंगल डिराइव कर लिया। क्लियर है? एक ऊपर चला गया थीटा, एक थीटा। अच्छा सर हो सकता है एक θ1 जाए और दूसरा क्या जाए, θ2, तो दो अननोन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो एक चला गया थीटा और दूसरा चला आया थीटा, चलो हम मान लेते हैं एक θ1 है और दूसरा क्या है, θ2। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी जो होगी, ध्यान से देखना, एक्चुअल में इसकी वेलोसिटी होगी, क्या ये हमारी v1 होगी? अरे m2 है ना, तो m2 इधर आया है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो क्या v2 होगी? होगी? नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई ऐसे समझो, जब ये दोनों इससे टकराए होंगे, ये बॉडी इससे टकराई होगी, तो टकराने के बाद से ये गया होगा ऊपर, ये गया होगा नीचे, तो वेलोसिटी एक की v1 हो गई और एक की कितनी हो गई, v2 हो गई। अब यहाँ पे बताइए इसका एक कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि सर ये एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल θ1 है तो ये भी तो θ1 होगा, तो सर ये कितना होगा, v1 cos θ1, और ऊपर कितना होगा, v1 sin θ1। और इसी में इसमें भी यही कहानी, इधर क्या होगा, अरे ये भी एंगल थीटा, तो v2 cos θ2 और नीचे कितना होगा, v2 sin θ2। ठीक है, अब θ1 θ2 में कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये दोनों सेम हो, θ1 θ2 सेम भी हो सकता है। अब बताओ इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है? मास m1 दिया हूँगा, u1 दिया हूँ, m2 दिया हूँ और ये रेस्ट पे है। लड़ने के बाद से बस तुम्हें m1 m2 का नॉलेज है, इसके अलावा और किसी का नॉलेज है? नहीं, न सर θ1 पता है, न θ2 पता है, न v1 पता है, न v2 पता है। यही तो चार अननोन क्वांटिटी हैं। तो चार अननोन क्वांटिटी के लिए क्या चार इक्वेशन बनेंगे, तभी तो निकल के आएंगे। तो हम देखो इसमें क्या होता है, इसमें इक्वेशन हम बना पाते हैं बस तीन ही इक्वेशन बनाते हैं, और एक को हमेशा लेट करते हैं। जैसे मान लो हम तीन इक्वेशन बनाए और एक पता है किसको लेट करेंगे, θ1 को।
हम मानेंगे कि θ1 0 हो गया, θ1 90 हो गया, θ1 या क्वेश्चन में उसने दे दिया θ1 क्या है 60 है, कि एक बॉडी हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पे मूव करने लगी, तो क्या उसने θ1 दे दिया। तो इसका मतलब हमें बस कितने इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 है तो 4 अननोन क्वांटिटी, तो एक जब दे देगा तो कितनी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 3। तो बस वही 3 इक्वेशन बनाना है, और 3 इक्वेशन तो तुम बना लोगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम लगाओ पहले, बताओ कितना होगा। अच्छा अब बात ये है सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सर लगाएंगे तो किस एक्सिस में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक्सिस भी अब डिवाइड है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, बताओ एक्स एक्सिस में लगाओगे तो कितना होगा सर, m1u1 प्लस ये क्या हो गया 0 इज इक्वल टू, इसमें बताओ m1b1 cos θ1 प्लस में m2b2 cos θ2, क्या एक इक्वेशन बन गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई एक्सिस में भी लगा दें, तो वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं इनिशियली, सब एक्स एक्सिस में, तो क्या 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर आएगा कितना आएगा m1v1 sin θ1 प्लस m2v2 sin θ2, क्या दो इक्वेशन बना, ठीक है। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी में 2 इक्वेशन ही बनाना है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि है इलास्टिक तो कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी का होगा ही। तो काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी रही होगी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस में 0 बाई रेस्ट पे है इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इसमें डायरेक्ट पता है मैंने v1 और v2 रख दिया, समझ रहे हो। हम इसमें कंपोनेंट नहीं ब्रेक किए, उसमें हमने क्या रख दिया v1 v2, क्योंकि देखो ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन में अगर तुम एक क्वांटिटी मान लेते हो θ1 मान लेते हो तो कितनी बनेगी 3। सर v1 नहीं पता होगा, v2 नहीं पता होगा, θ1 मान लिए हैं तो θ2 3 होगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू तो मिलेगी। अब उस वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट करोगे, जो भी v1 होगा तो v2 निकल जाएगा, ठीक है। अब वो v2 मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर दोगे जो तीसरे में, तो वहाँ से तुम्हें θ1 या θ2 जो अननोन होगा वो मिल जाएगा। 3 अननोन क्वांटिटी होंगे, 3 इक्वेशन होंगे, इन्हीं 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो भी पूछेगा वो निकालेंगे। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देयर आर 4 अननोन क्वांटिटी, कौन कौन सी है, v1 v2 θ1 θ2, बट वी फाइंड 3 इक्वेशन। कितने इक्वेशन फाइंड किए हैं, 3 इक्वेशन। सो वी लेट one quantity always, हमेशा एक क्वांटिटी को हम मानेंगे, लेट वन क्वांटिटी इज ऑलवेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखो, हमने बोला कि यहाँ पे 4 अननोन क्वांटिटी है, v1 v2 θ1 θ2, बट इसमें हमें कितने इक्वेशन मिले, बस 3 ही मिले। तो इसका मतलब हमें लेट करना पड़ेगा किसी 1 क्वांटिटी को, जो भी 1 क्वांटिटी है θ1 θ2 v1 v2, इसमें से एक को मानना पड़ेगा। अब उसके लिए एग्जाम्पल देखो, जैसे उसने बोल दिया ग्लांसिंग कोलिजन, तो तुम्हें समझना होगा कि ग्लांसिंग कोलिजन में सर θ1 0 होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया ग्लांसिंग कोलिजन, क्वेश्चन दिया है और बोला है कि ये क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन 2D का, और दिस कोलिजन इज सच टाइप ऑफ ग्लांसिंग कोलिजन। तो तुम्हें समझ जाना कि ग्लांसिंग कोलिजन है तो सर θ1 कितने डिग्री का रहा होगा, 0। तो तुम्हें समझ गए कि θ 0 है, तो भाई अब क्या 3 इक्वेशन बने, 3 अननोन क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बात।
या क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि लड़ने के बाद से एक हॉरिजेंटल लाइन से 60 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो क्या थीटा 1 उसने दे दिया है। ठीक, तो ऐसे केसेस आपके बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। चलो तो इसमें केसेस में लिख लेते हैं, 1-2 केसेस हैं हमारे पास। इसमें कौन से केसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलास्टिक में 2D में। ग्लांसिंग कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, 2 कोलिजन है इसमें। और M1 M2 को M भी कर सकते हो अगर चाहें तो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ग्लांसिंग और हेड ऑन यही 2 है। ग्लांसिंग कोलिजन लिख लो पहला। बताओ भाई, ग्लांसिंग कोलिजन में मैंने क्या बोला, थीटा 1 0, बट थीटा 2 पता है अप्रॉक्स नहीं, लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा 1 0 का मतलब क्या हो गया, सोचो। अरे थीटा 1 0 का मतलब ये हो गया, और थीटा 2 का मतलब यहाँ पे, तो cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 0 होगा, और 0 क्या होगा 1, तो क्या M1 U1 किसके इक्वल हो जाएगा, M1 V1 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए कितना आसान है, यहाँ से V1 अपने आप निकल जाएगा। तो जैसे तुम्हें ऐसे टाइप्स के कोलिजन लिख के दिया तब तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अब मान लो हेड ऑन कोलिजन पूछ रहा है, केस 2। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ कि क्या आ रहा है, आप उसको लिख लीजिएगा। हेड ऑन कोलिजन लिख रहा है, तो हेड ऑन कोलिजन है तो इसी में थोड़ा आओ, देखो थोड़ा ध्यान से। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है कि लड़ने के बाद से दोनों क्या सेम एक्सिस में चल रहे होंगे। अरे हेड ऑन, अभी ये कौन सा कोलिजन है, ऑब्लिक। अगर ये हेड ऑन होता तो लड़ने के बाद से क्या थीटा 1 भी 0 होता और थीटा 2 भी, क्या दोनों सेम एक्सिस में चलते हैं। तो बोला है तो थीटा 1 भी 0 रखना पड़ेगा और थीटा 2 को भी 0, तो रख दोगे यहाँ से। तो ये 0 रखोगे तो क्या आएगा, M1 U1, ये 0 हो गया, ये तो है ही है, इज इक्वल टू M1 V1 प्लस, क्योंकि ये 0 1 हो जाएगा, ये भी 0 1 हो जाएगा। तो ये तो तुम पढ़े ही हो, अभी हेड ऑन तो पढ़े ही हो, मगर उसमें दोनों चल रहा था। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 आ रहा था। अब यहाँ पे एक रेस्ट पे है तो M1 U1 प्लस 0 आ रहा है, इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, आप दोनों देख सकते हैं। अभी इसमें हमारे पास बच गया क्या, इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एक बच गया वो, और फिर उसके बाद से हमें इसमें एक और टॉपिक बच जाता है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो 2 टॉपिक है हमारे पास। क्वेश्चन अभी हमें करने ही, अभी तो हमने कुछ किए नहीं इस पर, तो नोट कर लो। दोनों टॉपिक एक दिन पढ़ा के, मतलब अब क्लासेस जब भी है नेक्स्ट, उस दिन पढ़ा के क्वेश्चन करा दिया जाएगा, उसी दिन ख़त्म किया जाए चैप्टर। एक दिन मैं बोला था लास्ट लगेगा आपको, और पढ़ के आइएगा। 2 टॉपिक बचा है, मैंने बता भी दिया है कौन सा, और इस पर न्यूमेरिकल आप करिएगा थोड़ा, जहाँ से भी मिले। आप में न्यूमेरिकल बहुत सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोलिजन आपके लिए एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछेगा, वही कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समराइज करना है आपको। आपका न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बहुत कम होता है, जेई में होता है। कोलिजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, तो जेई वाले जितने हैं उनके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत है, और सारे फार्मूले आपको लिख दिए गए, इससे कोई एक्स्ट्रा फार्मूला आपका नहीं जाएगा। जो फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करना है, उन्हीं से सॉल्व करना है, बहुत आसानी से कर लोगे। अगर मेंस में देखो तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कोलिजन के, एडवांस में भले से लेवल बहुत हाई होता है, तो एडवांस लेवल में जाओगे तो प्रॉब्लम ये फंस जाता है, क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन का लेवल बढ़ने का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सर समय ज़्यादा लगता है, बस यही होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप कम अटेम्प्ट करोगे, तो सबके लिए वही होता है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो और क्वेश्चन कोशिश करो कि आप खुद से सॉल्व करो। जितने लोग हैं जिनसे, जो जेई और जोनो नीट के लिए ना, क्योंकि देखो अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, खुद के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुश्किल से कितनी केसेस होंगी, मतलब क्या केसेस बन सकते हैं अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो 2-3 केसेस बनेंगे। या तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। गलत होना बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है आप समझ रहे हो गलत हो गया तो खराब हो गया। आप देख के क्वेश्चन कर ले रहे हो ना, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मीन्स नहीं हो, बस याद कर रहे हो। क्वेश्चन जिस दिन गलत कर दिए और फिर उसके बाद टेंशन हो गया, तो हमेशा क्वेश्चन को सुधारोगे, और सुधारोगे तो कोई चीज़ सीखोगे ज़रूर। जाहिर सी बात है, लर्न होगा वो, लर्निंग है वो। और अगर तुम एक बार सीख लिए तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। और अगर जैसे मान लो इस पूरे चैप्टर को सॉल्व वर्क पावर एनर्जी को पढ़ाने में 2 दिन का समय लगता मुझे, 2 दिन से 3 दिन। मैंने बोला था बहुत छोटा चैप्टर है, मगर देख रहे हो आप कितने, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग गया। क्यों लगा है? क्योंकि आप बहुत कम पढ़े थे, आपको नहीं पता था। मैं ज़्यादा डायरेक्ट बताता तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो, 5 घंटे में भी कर सकते हो, मगर वो 5 घंटे वाली चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी। और 5 मिनट तो बस याद करके ही कर पाओगे ना, एकदम याद तो पूरा रट लिए हो, जैसे बोल रहा हूँ तुरंत आंसर दे रहे हो। तो रटी हुई चीज़ कुछ ही समय के लिए है। तो गलत करो फिर सीखोगे, अब सीखोगे तो समय तो लगेगा भाई। तो 5 घंटे 4 घंटे मायने नहीं रखता, इसीलिए लॉन्ग टाइम बैठने की कोशिश करो। 4 घंटे 5 घंटे बैठोगे नहीं तब तक होगा नहीं। BC क्वेश्चन करो मगर खुद से करो। चलो।